Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is CA Saurabh Singh Baghel, and in this video we are going to discuss about objective questions of chapter 1 of business studies for class 12th. चैप्टर 1 बिजनेस स्टडीज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट है. उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसा आप जानते हैं इस साल से सीबीएसई ने 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब 60 मार्क्स में से 20 मार्क्स के क्या होंगे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे. ठीक है, तो इसके लिए हम पढ़ेंगे. इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जरूरी नहीं कि एमसीक्यू ही हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जरूरी नहीं है, फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकते हैं और ये भी हो सकता है, मैच द फॉलोइंग्स भी हो सकते हैं. उसके अलावा आपका ट्रू और फॉल्स भी हो सकता है. तो हमने ऐसे इंक्लूड किया है. कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, मैक्सिमम एमसीक्यूज है. ठीक है, तो अब देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने का तरीका मैं आपको बताऊं कैसे होगा. यहां पर जैसे हम पढ़ेंगे, पहले आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 1 जैसे मैं यहां कहता हूं तो आप उसको पढ़ेंगे, फिर आपके पास 5 सेकंड का टाइम होगा और उसके बाद फिर मैं आंसर आपको बता दूंगा. ठीक है, तो सोचना आपको भी है जिससे आप एग्जाम में आसानी से कर सकें. तो पहला क्वेश्चन है, विच इज नॉट अ सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग. कौन सा मैनेजमेंट का एक सेपरेट फंक्शन नहीं है? कोऑपरेटिंग, प्लानिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग. सोचें. आई होप आपने सोच लिया होगा. एंड द राइट आंसर इज कोऑपरेटिंग. कोऑपरेटिंग इज नॉट अ सेपरेट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट. ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, functions performed by top level management are the most important because they take care of. टॉप लेवल मैनेजमेंट के फंक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं बिकॉज वो टेक केयर ऑफ करते हैं ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन, बी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स, सी रूटीन प्रॉब्लम्स, डी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉब्लम्स. सोचें, मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि वो किसका केयर ऑफ करते हैं? टेक केयर करते हैं. And the right answer is overall organization. They are responsible for taking care of overall organization. ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं. Which is not an organizational और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव. ध्यान रखिएगा, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव दोनों एक ही बातें हैं. ऑफ द मैनेजमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग. कौन कौन से इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव नहीं है? ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट एंड अर्निंग प्रॉफिट्स. सोचें, कौन सा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव नहीं है? ग्रोथ, सर्वाइवल, एम्प्लॉयमेंट देना या फिर प्रॉफिट अर्न करना. एंड आई होप आपने सोच लिया होगा. एंड द राइट आंसर इज प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4. पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज द फंक्शन ऑफ. पॉलिसी कौन बनाता है? टॉप लेवल, ऑपरेशनल लेवल यानी ऑपरेशनल मैनेजर यानी लोअर लेवल, मिडिल लेवल एंड ऑल ऑफ द अबव. बताएं पॉलिसी कौन बनाता है? सोचें, पॉलिसी कौन बनाएगा? ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी, एंड ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी बनाएगा. द राइट आंसर इज टॉप लेवल मैनेजर. ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 5, कोऑर्डिनेशन कैन बी कंसीडर्ड एज. कोऑर्डिनेशन को क्या माना जा सकता है? नन ऑफ द अबव, कोई भी नहीं. फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट. बताएं कोऑर्डिनेशन क्या है? आपने पढ़ा है, सोचें. कोऑर्डिनेशन इज एन इसेंस ऑफ मैनेजमेंट, इसेंस. ठीक है, फिर है अ गुड मैनेजर इंटीग्रेट्स ऑल एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट थ्रू प्रोसेस डैश डैश प्रोसेस. एक अच्छा मैनेजर सभी डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटी को किस तरीके से आपस में जोड़ता है? प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, स्टाफिंग, सुपरविजन. सोचें, कौन सी एक्टिविटी से एक दूसरे डिपार्टमेंट की प्रोसेस को जोड़ा जा सकता है? प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, स्टाफिंग, सुपरविजन. एंड द राइट आंसर इज कोऑर्डिनेशन यानी सभी डिपार्टमेंट को आपस में मिला दिया जाता है, सिंक्रोनाइज कर दिया जाता है, इंटीग्रेट कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है. उसके बाद बात करते हैं अंडर विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज आर फॉर्म्युलेटेड. कौन से मैनेजमेंट के फंक्शन? 5 फंक्शन है, आपको पता है. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. तो कौन से फंक्शन में पॉलिसी और स्ट्रेटजी बनाई जाती है? पॉलिसी और स्ट्रेटजी, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, डायरेक्टिंग. प्लानिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, डायरेक्टिंग. एंड द राइट आंसर इज प्लानिंग. ठीक है, उसके बाद बात करें मैनेजमेंट एम्स एट अचीविंग. मैनेजमेंट क्या अचीव करना चाहता है? ऑप्शन ए इफिशियंसी, ऑप्शन बी इफेक्टिवनेस, सी बोथ इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस, एंड डी नन ऑफ दीज. सोचें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इफिशियंसी, इफेक्टिवनेस, दोनों या फिर कोई नहीं. एंड द राइट आंसर इज बोथ इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस. ठीक है,
उसके बाद बात करें मिडिल लेवल मैनेजर कंसिस्ट ऑफ, मिडिल लेवल मैनेजर मैनेजमेंट में कौन आता है? प्रेसिडेंट, चेयरमैन, फाइनेंस मैनेजर, सुपरवाइजर्स। अब आपको याद आना चाहिए कि डिपार्टमेंटल हेड, जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं उनके सबके हेड कहां पर आते हैं? मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। तो द राइट आंसर इज फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड कौन होगा? फाइनेंस मैनेजर। तो राइट आंसर इज फाइनेंस मैनेजर। ठीक है, आई होप आपने ये क्वेश्चन के सही जवाब दिए होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर, अच्छे भले के लिए और उसके सर्वाइवल के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? ऑप्शन ए टॉप लेवल मैनेजमेंट, ऑप्शन बी मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ऑप्शन सी नन ऑफ दीज एंड ऑप्शन डी ऑपरेशनल मैनेजमेंट। बताएं जी, कौन जिम्मेदार होगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए? जैसे आप जियो की बात करें तो जियो अच्छा करेगा या जियो बर्बाद हो गया? जैसे किंगफिशर बर्बाद हुआ तो कौन जिम्मेदार? माल्या। माल्या कहां पे आता था? टॉप लेवल मैनेजमेंट में। तो राइट आंसर इज टॉप लेवल मैनेजमेंट। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन टॉप लेवल मैनेजमेंट? कौन टॉप लेवल मैनेजमेंट में नहीं इंक्लूड है? चीफ एग्जीक्यूटिव, मैनेजिंग डायरेक्टर, पर्सनल मैनेजर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बताएं जी, कौन इंक्लूड नहीं होगा टॉप लेवल मैनेजमेंट में? एंड द राइट आंसर इज पर्सनल मैनेजर। ये बेसिकली एम्प्लॉयज का मैनेजर होता है। ठीक है ना, एम्प्लॉयज रिलेटेड, मतलब ये पर्सनल मैनेजर का काम होता है स्टाफिंग से रिलेटेड काम देखना, रिक्रूटमेंट के काम देखना। तो ये रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट का हेड होता है, पर्सनल डिपार्टमेंट का हेड होता है पर्सनल मैनेजर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, सुपरवाइजरी मैनेजमेंट इज लोएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। सुपरवाइजरी मैनेजमेंट लोएस्ट लेवल का मैनेजमेंट है, ट्रू और फॉल्स? बताएं जी। 3 लेवल मैनेजमेंट होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। ये सुपरवाइजरी मैनेजमेंट को ही लोएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है। तो द आंसर इज ट्रू। उसके बाद मैनेजमेंट इज ऑप्शन ए प्योर साइंस, ऑप्शन बी एन इनएग्जैक्ट साइंस, ऑप्शन सी नॉट अ साइंस एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। बताएं जी, मैनेजमेंट एक प्योर साइंस है, इनएग्जैक्ट साइंस है, अधूरा साइंस है, नॉट साइंस है ही नहीं, या फिर नन ऑफ दीज। मैनेजमेंट इज एन एंड द राइट आंसर इज इन इनएग्जैक्ट साइंस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, मार्केटिंग एंड पर्सनल मैनेजर्स आर पार्ट ऑफ ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट, नन ऑफ दीज। मार्केटिंग और पर्सनल मैनेजर जो होंगे वो कहां पर आएंगे? ऑपरेशनल पे, मिडिल पे, टॉप पे, या फिर कहीं पे भी नहीं? एंड सोचें करेक्ट जवाब क्या होगा इसका? एंड द राइट आंसर इज मिडिल लेवल मैनेजमेंट, क्योंकि मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हेड मार्केटिंग मैनेजर और पर्सनल डिपार्टमेंट का हेड पर्सनल मैनेजर होगा। ठीक है, आई होप आपने अभी तक क्वेश्चन के सही जवाब दिए होंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, मैनेजमेंट इज साइंस एंड आर्ट, बोथ साइंस एंड आर्ट एंड नीदर साइंस नॉर आर्ट। साइंस क्या होता है भैया? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, सिस्टमैटिक नॉलेज को साइंस कहते हैं, एंड आर्ट किसे कहते हैं? एप्लीकेशन ऑफ दैट नॉलेज। तो मैनेजमेंट में प्रिंसिपल्स भी होते हैं और मैनेजमेंट में एप्लीकेशन भी किया जाता है। तो मैनेजमेंट इज बोथ आर्ट एंड साइंस। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, केस स्टडी टाइप है। रिलायंस लिमिटेड टारगेट प्रोडक्शन वॉज 25,000 यूनिट्स ऑफ टेलीविजन इन अ ईयर एट अ कॉस्ट ऑफ ₹10,000 पर टेलीविजन। ठीक है ना, रिलायंस लिमिटेड ने टारगेट किया कि 25,000 यूनिट बनाना है एक साल में, और उसकी कॉस्ट कितनी होनी चाहिए? हर एक टेलीविजन की 10,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ द कंपनी वॉज एबल टू अचीव दिस टारगेट बट एट हायर प्रोडक्शन कॉस्ट। बताएं जी, 25,000 यूनिट उसने बना लिया लेकिन हायर प्रोडक्शन कॉस्ट पे, मतलब उसने 10,000 लगाए क्या? नहीं, 10,000 से ज्यादा समझ लीजिए, एग्जाम्पल के लिए 12,000 लगा दिए। इन दिस केस मैनेजर इज, देखो उसने टारगेट तो अचीव कर लिया, ही हैज अचीव द टारगेट ऑन टाइम, लेकिन उसने रिसोर्सेज ज्यादा लगा दिए, तो वो क्या होगा? इफेक्टिव होगा। ऑप्शन ए, आप बताएं। इफिशियंट बट नॉट ऑनेस्ट, इफिशियंट बट नॉट इफेक्टिव, इफेक्टिव बट नॉट इफिशियंट एंड नन ऑफ दीज। बताएं, इफेक्टिव तब बोलते हैं जब काम टाइम पे हो तो इफेक्टिव, और कम बोलते हैं इफिशियंट कब बोलते हैं? जब रिसोर्सेस बर्बाद ना हो। यहां पर उसने 2,000 ज्यादा लगा लिए एग्जाम्पल के तौर पर, तो वो इफेक्टिव तो है लेकिन इफिशियंट नहीं है। तो आंसर क्या होगा? सी। फिर उसके बाद बात करते हैं टाटा लिमिटेड टारगेट प्रोडक्शन वॉज
5,000 यूनिट इन अ ईयर एट अ कॉस्ट ऑफ ₹1,000 पर यूनिट। टाटा लिमिटेड ने प्रोडक्शन टारगेट बनाया कि 5,000 यूनिट बनाने हैं और 1,000 रुपए पर यूनिट की कॉस्ट होगी। द प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ द कंपनी वॉज एबल टू कट डाउन द कॉस्ट बट कुड नॉट अचीव द टारगेट। प्रोडक्शन मैनेजर ने बोला कि भैया हम 1,000 की जगह 800 में ही बना देंगे, लेकिन इस कॉस्ट की कटिंग के चक्कर में वो क्या हुआ, वो साल भर में 5,000 यूनिट बना नहीं पाया। इन दिस केस मैनेजर इज, बताएं जी, वो टारगेट अचीव कर पाया क्या? नहीं, उसका टारगेट अचीव नहीं हुआ। उसने रिसोर्सेस बचाए क्या? हाँ, रिसोर्सेस बचाए। तो टारगेट अचीव नहीं हुआ मतलब वो इफेक्टिव नहीं है, रिसोर्सेस बचा लिए मतलब वो इफिशियंट है। तो इफिशियंट बट नॉट इफेक्टिव इज द राइट आंसर। फिर उसके बाद मैनेजमेंट इज, बताएं मैनेजमेंट क्या है? गोल ओरिएंटेड है, ग्रुप एक्टिविटी है, परवेसिव है, ऑल ऑफ द अबव। सोचें जी क्या होगा। हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था, तो मैनेजमेंट इज ऑल ऑफ द अबव। गोल ओरिएंटेड भी है, ग्रुप एक्टिविटी भी है, परवेसिव भी है, एंड तो तीनों सही है, तो चौथा ऑप्शन ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। अ मैनेजर इज ऑलवेज इनडिफरेंट टुवर्ड्स हिज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये क्या बात है? मैनेजर जो है हमेशा उसको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनडिफरेंट हो जाना मतलब उसको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से कोई मतलब ही नहीं है। तो ये जवाब, ये क्या स्टेटमेंट सही है कि गलत? ये स्टेटमेंट गलत है। मैनेजमेंट को फर्क पड़ेगा, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये फॉल्स है। उसके बाद मैनेजमेंट फंक्शंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर। मैनेजमेंट के जो फंक्शन होते हैं वो एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, मतलब इंडिपेंडेंट है नहीं, ऐसा नहीं होता। मैनेजमेंट के फंक्शन क्या होते हैं? डिपेंडेंट होते हैं। कैसे डिपेंडेंट? जैसी प्लानिंग होगी उसी हिसाब से ऑर्गेनाइजिंग की जाएगी, उसी हिसाब से स्टाफ रखा जाएगा, उसी हिसाब से डायरेक्शन दिया जाएगा। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? फॉल्स है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, मैनेजमेंट इज डैश डैश डैश। ऑप्शन ए टेंजिबल फोर्स, मल्टी डायमेंशनल, इंडिविजुअल एक्टिविटी, नॉट रिक्वायर्ड इन स्मॉल बिजनेस फर्म। बताएं जी मैनेजमेंट क्या है, सोचें। एंड द राइट आंसर इज मल्टी डायमेंशनल, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, मैनेजमेंट इज डायरेक्टली कंसर्न्ड विथ। मैनेजमेंट का किससे सीधा संबंध होता है? मैनेजमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ मनी ओनली, मैनेजमेंट ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल्स। बताएं जी। मैनेजमेंट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द मैनेजमेंट ऑफ पीपल, ठीक है ना, लोगों को। इसीलिए हमने पढ़ा था डेफिनेशन में कि मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग वर्क डन फ्रॉम अदर्स टू अचीव प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स। तो दूसरों को मैनेज किया जाता है। उसके बाद विच इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग। बताएं जी मैनेजमेंट का कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है? ऑप्शन ए सोशल ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव। 3 तरह के मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव होते हैं, सोशल, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल। तो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव ये मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव नहीं, तो राइट आंसर इज पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव इज नॉट कंसर्न्ड विथ। बताएं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ और सप्लाई ऑफ क्वालिटी गुड्स। एंड द राइट आंसर इज, सोचें क्या होगा? डी। 3 चीजें ही देखी जाती हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ, ठीक है ना। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज ऑफ स्कूल्स एंड हॉस्पिटल टू इट्स एम्प्लॉइज। एम्प्लॉय को, अपने एम्प्लॉय के लिए हॉस्पिटल देना, स्कूल की फैसिलिटी देना, ठीक है ना। तो ये कौन सा ऑब्जेक्टिव होगा? अपने एम्प्लॉइज के प्रति मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव कौन सा होगा? ये ऑब्जेक्टिव होगा पर्सनल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव या फिर इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, क्योंकि अपने एम्प्लॉइज की टेक केयर ऑफ कर रहे हैं वो, ठीक है। आगे चलते हैं। चीफ मार्केटिंग ऑफिसर एंड मार्केटिंग डायरेक्टर इज पार्ट ऑफ। बताएं चीफ मार्केटिंग ऑफिसर एंड मार्केटिंग डायरेक्टर कहां के होंगे? टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, नन ऑफ दीज, ऑपरेशनल मैनेजमेंट। एंड द राइट आंसर इज टॉप मैनेजमेंट, ठीक है। डायरेक्टर लेवल के लोग हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठेंगे ये। उसके बाद मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एंड आर्ट। साइंस कैन बी डिफाइंड एज, साइंस को किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। सोचें साइंस इज, एंड द राइट आंसर इज ए, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है। विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन इज फाउंड इन मैनेजमेंट। प्रोफेशन का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स मैनेजमेंट में पाया जाता है? प्रोफेशंस आर बाउंड बाई कोड ऑफ कंडक्ट। प्रोफेशंस में कोड ऑफ कंडक्ट होता है। मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन इज कंपलसरी। प्रोफेशन में मेंबरशिप होना चाहिए। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज एंड एंट्री टू
प्रोफेशन इज रिस्ट्रिक्टेड। बताएं कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो मैनेजमेंट में भी होता है और प्रोफेशन में, क्या बताएं? मैनेजमेंट में कोई कोड ऑफ कंडक्ट होता है? नहीं होता। मैनेजमेंट में क्या कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन के कंपलसरी होने मेंबरशिप चाहिए? क्या नहीं चाहिए। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है? हाँ है। और एंट्री ऑफ प्रोफेशन इज रिस्ट्रिक्टेड, क्या मैनेजमेंट में कोई एंट्री होती है? नहीं। तो द राइट आंसर इज सी, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। उसके बाद मैनेजमेंट इज, ऑप्शन ए फिक्टिशियस एक्टिविटी, बी टेंजिबल फोर्स, सी इंडिविजुअल एक्टिविटी, डी डायनामिक फंक्शन। बताएं जी क्या आंसर सही होगा? द आंसर इज, द करेक्ट आंसर इज डी, डायनामिक फंक्शन। उसके बाद 30, प्लांट सुपरिंटेंडेंट इज कवर्ड अंडर विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट। प्लांट सुपरिंटेंडेंट को किस लेवल ऑफ मैनेजमेंट में कवर किया जाता है? बताएं प्लांट सुपरिंटेंडेंट। अब यहां पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि प्लांट सुपरिंटेंडेंट एंड सुपरिंटेंडेंट में डिफरेंस है। सुपरिंटेंडेंट कहां पर आता है? लोअर लेवल मैनेजमेंट में आता है। कहां पर आता है? लोअर लेवल पे। एंड प्लांट सुपरिंटेंडेंट होता है, ये आता है आपका मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। कहां पर आता है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ पर्सन है। ये किस डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ पर्सन होता है? ये डायरेक्टली प्लांट से रिलेटेड डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ पर्सन होता है। ठीक है, ये एग्जीक्यूटिव्स में आता है। ये क्या आता है? एग्जीक्यूटिव्स में आता है, जो कि किससे जुड़े हुए होते हैं? डायरेक्टली डिपार्टमेंट हेड से जुड़े हुए लोग होते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आई होगी ये बात। तो प्लांट सुपरिंटेंडेंट कहां पर आएगा? मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। बताएं जी कौन सा इसमें से टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम नहीं है? assemble resources, formulation of overall organizational goals, analyze the business environment and monitor the efforts of workforce। बताएं कौन सा कौन सा फंक्शन टॉप लेवल मैनेजमेंट का नहीं है? बताएं। एंड द राइट आंसर इज डी, मॉनिटर द एफर्ट ऑफ वर्कफोर्स। ये काम किसका होता है? ये काम होता है लोअर लेवल मैनेजमेंट का। ठीक है, इफिशियंसी रेफर्स टू, इफिशियंसी का मतलब होता है अचीविंग गोल्स ऑन टाइम, टारगेट को टाइम पे अचीव करना, डूइंग टास्क करेक्टली एंड विथ मिनिमम कॉस्ट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। बताएं इफिशियंसी का मतलब होता है डूइंग टास्क करेक्टली एंड विथ मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, उसके बाद 33, कोऑर्डिनेशन विद द अदर डिपार्टमेंट्स इज अ फंक्शन ऑफ। अदर डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन कौन करता है? डिपार्टमेंटल हेड करेंगे दूसरे डिपार्टमेंट के साथ, तो ये कहां पर आएगा? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। उसके बाद इनकरेज इनिशिएटिव्स ऑफ द एम्प्लॉय इज फंक्शन ऑफ। बताएं एम्प्लॉयज के सबसे पास कौन होता है? बताओ, लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो उनके इनिशिएटिव को इनकरेज भी कौन करेगा? लोअर लेवल मैनेजमेंट। ड्राफ्टिंग डिपार्टमेंटल पॉलिसीज इज द फंक्शन ऑफ। बताएं जी डिपार्टमेंटल पॉलिसीज कौन बनाएगा? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। डिपार्टमेंट की क्या पॉलिसी होगी? ध्यान देना, पॉलिसी बनाता है, ओवरऑल पॉलिसी कौन बनाएगा? ओवरऑल पॉलिसी कौन बनाएगा? टॉप लेवल। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी कौन बनाएगा? टॉप लेवल। लेकिन यहां पर क्या लिखा है? डिपार्टमेंटल। तो डिपार्टमेंटल पॉलिसीज कौन बनाएगा? मिडिल लेवल। ठीक है, आई होप आपको ये सारे ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके फीडबैक जरूर बताएं आपकी, और कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, अपने क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करें, और चैनल्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।